Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another lecture on the topic of seizure disorder and epilepsy. And we have discussed already the definitions and the introduction and classification of the disease and the major causes we already discussed. Now we are proceeding towards pathophysiology of the disease. Now, if we talk about the pathophysiology, seizure reflects sudden abnormal एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, सडन है, एबनॉर्मल है और एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज है फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. एनी एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज कुड प्रेसिपिटेट ए सीजर as mentioned in figure 37.1. Here is a figure for 37.1. Gross anatomy of the brain. Clinical manifestation of seizure depend on the area of the cortex that is affected and its function and the degree of the irritability and the identity of the impulse. Like for example, अगर हम इसको न्यूरॉन को देखें तो जो ये न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे ये एरिया लेग कंट्रोल करता है, ये बॉडी एरिया कंट्रोल, दिस इज़ आर्म कंट्रोल एरिया, दिस इज़ फेस हैंड कंट्रोल एरिया, दिस इज़ फेस कंट्रोल एरिया, this is smell area, this is speech area, this is hearing area, this is taste area, this is reading control and sight area, this is behavior area. तो ये ब्रेन के मुख्तलिफ लोब्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों को, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. तो इसमें से जहाँ से भी जो एबनॉर्मेलिटी होगी फिर बॉडी का वो हिस्सा अफेक्टेड होगा. अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल firing of the neuron or the normal action potential of the neuron, which usually originate from the gray matter of one or more of the cortical or subcortical areas, require the following elements. और किस तरह से होता है ये neuronal activity? Voltage dependent ion channels are involved in action potential propagation और burst generation, यानी बहुत ज़्यादा action potential जो होता है एकदम उसकी जनरेशन में भी इन voltage gated ion channels का रोल होता है, जिसमें सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, कैल्शियम चैनल हैं जो एक्शन पोटेंशियल को कंट्रोल कर रहे होते हैं. इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी रोल होता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल न्यूरोनल फायरिंग एंड इंक्लूडिंग द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड एंड डोपामिन. ठीक है, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दो हो गए आपके पास, गाबा एंड डोपामिन, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो गए लाइक एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर यानी CRFs. दे आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी एक्साइटेशन में इन्वॉल्व हैं ये न्यूरॉन्स की, और इनहिबिशन में जो इन्वॉल्व हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें आपके पास गाबा यानी गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड और डोपामिन शामिल हैं. Therefore, normal neuronal activity require adequate ions, for example, sodium, potassium, and calcium, and excitatory and inhibitory neurotransmitters, and glucose, oxygen, amino acids, and adequate systemic pH. तो न्यूरोनल एक्टिविटी नॉर्मल रखने के लिए मुनासिब मकदार में जो उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए उस नॉर्मल रेंज में सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर अपनी नॉर्मल रेंज में हो और ग्लूकोज अवेलेबल हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो, अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हो और पीएच भी नॉर्मल रेंज में हो जो कि ह्यूमन बॉडी का होता है. पीपल विद एपिलेप्सी मे बी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू ए लोअर सीजर थ्रेशोल्ड. ऐसा देखा गया है कि जिनमें एपिलेप्सी होती है, ख़ासतौर से जेनेटिकली जिनमें रिस्क होता है, दे हैव द लोअर सीजर थ्रेशोल्ड, यानी थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उससे सीजर डेवलप होते हैं. ठीक है, तो यानी इसका जो है वो थ्रेशोल्ड कम होता है, लोअर लेवल पे होता है. थ्रेशोल्ड हम टॉलरेंस लेवल यानी बर्दाश्त को भी कहते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम किसी शख्स का थ्रेशोल्ड चेक करना हो कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, हम जैसे उसको तंग कर रहे हैं, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो उसको लाइटली ले रहा है, फिर तंग कर रहे हैं, फिर और तंग करना शुरू किया और तंग करना शुरू किया, यहाँ तक कि इंतहा को पहुँच गए, तब जाके उसने रिएक्ट किया. तो इसका मतलब है कि वो बहुत तंग करने के बाद जब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तब जाके जो है वो रिएक्ट करता है. तो इसका मतलब है उसका थ्रेशोल्ड हाई है. और कोई जो है वो ज़रा सा आपने कुछ किया तंग और वो उसने फ़ौरन रिएक्ट किया, आप पे गुस्सा करने लगा, तो इसका मतलब है उसका थ्रेशोल्ड जो है वो बर्दाश्त का
कम है। इसी तरीके से न्यूरोनल एक्टिविटी का भी थ्रेशोल्ड होता है। अगर थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल पर सीजर डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका थ्रेशोल्ड लेवल लो है। अच्छा, इसके अलावा ये डायनसेफेलिक नर्व ग्रुप यानी डायनसेफेलॉन जो पार्ट है ब्रेन का, वहाँ के जो नर्व ग्रुप हैं दैट नॉर्मली सप्रेस एक्सेसिव ब्रेन डिस्चार्ज एंड मे बी डीअफेरेंटेड, hypersensitive and vulnerable to activation by various stimuli in individual with epilepsy। तो डायनसेफेलिक नर्व ग्रुप जो होते हैं वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एक्सेसिव नर्व से एक्सेसिव जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको सप्रेस करते हैं। लेकिन वो अगर डी अफेरेंटेड हो गए, ठीक है, यानी उनके नर्व जो होंगे वो डैमेज हो गए, हाइपर सेंसिटिव हो गए, या दे आर वल्नरेबल टू एक्टिवेशन हो गए हैं, यानी एक्टिवेट हो सकते हैं वो खुद भी किसी भी स्टिमुलस से, तो फिर उनमें एपिलेप्सी वाक़ई होती है। और एपिलेप्सी के पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि उनके डायनसेफेलिक नर्व ग्रुप जो होते हैं जो सप्रेस करते हैं एक्सेसिव ब्रेन डिस्चार्ज को, वो उनकी एक्टिविटी जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ड्यूरिंग सीजर देयर इज़ एन इंक्रीज यूज़ ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन एंड कॉन्सिक्वेंटली एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है तो उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है उस वक्त। लाजिम बात है जितना ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज़ होगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। एंड बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन द ब्लड सप्लाई मे बी ऑक्सीजन डेफिशिएंट, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब ये एपिलेप्टिक अटैक होता है, जिस टाइम सीजर पड़ रहे होते हैं उस टाइम ब्रेन में ग्लूकोज ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में यूज़ हो रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई उतनी तेज़ी से वहाँ पर ब्रेन में नहीं पहुँच पाती कि वो नया जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पहुँच सके। द रेशो ऑफ ब्लड सप्लाई डिमांड इन डिक्रीजेस व्हेन द थ्रेशोल्ड एपिसोड इज प्रोलॉन्ग, और जितना ज़्यादा जो है वो एपिसोड प्रोलॉन्ग होगा तो ये जो होगी डिमांड जो होगी वो रेशो ऑफ सप्लाई कम होता चला जाएगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन उतनी कम होती चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी बढ़ती चली जाएगी, और उसके नतीजे में क्या होगा, लीडिंग टू इंक्रीज इस्कीमिया, यानी वहाँ पे इस्कीमिया होगा यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, एंड न्यूरोनल डिस्ट्रक्शन, और जब न्यूरॉन्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो फिर डिस्ट्रक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। दस इट इज़ क्रूशल टू डायग्नोज सीजर एंड ट्रीट दैम एज सून एज पॉसिबल, लिहाजा जैसे ही सीजर डायग्नोज हो उसको एज सून एज पॉसिबल ट्रीट करना चाहिए ताकि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी ना हो, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी अकरिंग ड्यूरिंग द सीजर यूजुअली प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मशीन पर जो ब्रेन की स्पाइक्स होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगी ड्यूरिंग द सीजर एक्टिविटी। ईच पार्ट ऑफ कॉर्टिकल एरिया हैज़ इट्स ओन फंक्शन, जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट हैं हर एक के अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एंड द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीजर डिपेंड ऑन द साइट एंड डिग्री ऑफ द इरिटेबिलिटी ऑफ द एरिया एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इम्पल्स, कि उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बॉडी के किस पार्ट पे होगी, किस तरह से होगी, वो डिपेंड करेगा कि ब्रेन की कौन सी साइड अफेक्टेड है और किस हद तक वो अफेक्टेड है और उसकी इंटेंसिटी क्या है। सीजर एक्टिविटी में इंक्लूड थ्री मेजर फेजेस, आमतौर पे 3 मेजर फेजेस होते हैं। पहला फेज़ कहलाता है ए प्रोड्रोम, दूसरा फेज़ कहलाता है इक्टल फेज़ और तीसरा कहलाता है पोस्ट इक्टल फेज़। ए प्रोड्रोम क्या है, प्रोड्रोम फेज़ क्या है, ए प्रोड्रोम में प्रीसीड सीजर बाय आवर्स और डेज, यानी सीजर आने से पहले का टाइम है ये, वो चंद घंटे भी हो सकता है और चंद दिन भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द मूड, बिहेवियर पेशेंट का चेंज होगा, मूड चेंज होगा, टिपिकली अकर ड्यूरिंग द प्रोड्रोम, यानी इसी प्रोड्रोम पीरियड में जो होगा उसका बिहेवियर और मूड चेंज होना शुरू हो जाएगा। दिस फेज में इंक्लूड द ऑरा। ऑरा क्या है, इज सब्जेक्टिव सेंसेशन सच एज अनयूजुअल स्मेल और अनयूजुअल फ्लैशिंग लाइट, यानी विजुअल हेलुसिनेशन या ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। इक्टल फेज क्या है, फिर सेकंड फेज स्टार्ट होगा। इक्टल फेज इज द सीजर इटसेल्फ, जिसमें सीजर वाक़ई होंगे, एंड सम केसेस इट्स ऑनसेट इज हेराल्डेड बाय स्क्रीम और क्राई, और जब इक्टल फेज स्टार्ट होगा तो कुछ केस में ऐसा होगा कि पेशेंट जो होगा वो स्क्रीम करेगा यानी चिल्लाएगा और क्राई यानी रोना शुरू कर देगा।
पोस्ट इक्टल फेज क्या है? पोस्ट इक्टल फेज टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द सीजर, यानी जब ये सीजर इफेक्ट ख़त्म हो गया, इक्टल फेज ख़त्म, नाउ दिस इज पोस्ट इक्टल फेज। इसमें क्या हो गया? एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्सेस में अपीयर, यानी बॉडी जो होगी वो बिल्कुल एक्सटेंसर जो मसल्स हैं, रिफ्लेक्सेस जो होंगे वो अपीयर हो जाएंगे, बिल्कुल पेशेंट जो होगा एकदम सीधा होकर बैठ जाएगा या लेट जाएगा। द पेशेंट टिपिकली एग्जिबिट लिथार्जी, कन्फ्यूजन एंड बिहेवियरल चेंजेस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी तो लिथार्जी, ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन में कन्फ्यूजन भी और बिहेवियर भी एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो होगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है जब भी हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हिस्ट्री इंक्लूड्स ए इवैल्यूएशन ऑफ सीजर इंक्लूडिंग इंटरव्यूज ऑफ द पेशेंट्स फैमिली एंड द आई विटनेस अकाउंट्स टू इस्टेब्लिश, यानी पेशेंट फैमिली या कोई आई विटनेस हो जिसने उस पेशेंट पर सीजर का अटैक होते देखा हो, उसका प्रोड्रोमल फेज, इक्टल फेज और पोस्ट इक्टल फेज देखा हो। इसके अलावा और हिस्ट्री में क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड्स, कितना फ्रीक्वेंटली उसको अटैक आते हैं और कितनी देर के लिए रहते हैं। कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, यानी कोई तेज़ लाइट, फॉर एग्जांपल किसी को तेज़ लाइट से होता है, किसी को तेज़ साउंड से होता है, तो कोई फैक्टर है ऐसा, कोई पर्टिकुलर स्मेल है। द टाइम एट विच एपिसोड अगर रात में आता है, दिन में आता है, या कौन सा कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑरा, यानी ये ऑरा जो होता है ये होते हैं, यानी हेलुसिनेशन है, विथ हेलुसिनेशन है या विदाउट हेलुसिनेशन है। इक्टल एक्टिविटी किस तरह की और कितनी सीवियर है, जैसे हमने वहाँ पे बात की थी कि टोनिक है, क्लोनिक है, टोनिक क्लोनिक है, मायोक्लोनिक है, किस तरह से है, और फिर पोस्ट इक्टल स्टेट किस तरह की होती है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में होंगी। इसके बाद है फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दीज एग्जामिनेशंस क्या है? आर द टूल्स with which to identify an underlying cause to rule out the disease that manifest as seizure। तो रूल आउट किया जाए कि क्या कोई अंडरलाइंग कॉज है या फिर ये एडियोपैथिक है। ठीक है, लाइक टेबल 37.4 डिसऑर्डर दैट मिमिक द एपिलेप्सी, यानी कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो जिसकी वजह से एपिलेप्सी वाकई होती है, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो सांस रोकते हैं जैसे स्विमर्स होते हैं, मिग्रेन है, कन्फ्यूजनल मिग्रेन की कोई भी टाइप है, कन्फ्यूजनल बेसिलर विद रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एंड साइक्लिक वोमिटिंग, ये भी मिग्रेन की में ही होता है। स्लीप डिसऑर्डर है, स्पेशली पैरासोमनियाज, बहुत ज़्यादा नींद आना। कार्डियोवैस्कुलर इवेंट है किसी किस्म के, पैलिड इन्फेंटाइल सिनकोप है, ठीक है, वेजोवेगल अटैक है, वेजोमोटर सिनकोप है, एरिथमियाज है, ठीक है, तो इसमें से भी कोई फैक्टर हो सकता है। मूवमेंट डिसऑर्डर है बॉडी में, शटरिंग अटैक्स, पैरोक्सिमल कोरियोएथिटोसिस, नॉन एपिलेप्टिक मायोक्लोनस, टिक्स एंड हैबिट्स स्पेजम, ठीक है, तो ये जो है वो इसमें से कोई फैक्टर हो सकता है। अच्छा, शटरिंग अटैक क्या होता है? आमतौर पे ये बच्चों में होता है। ये लाइक फॉर एग्जांपल उनको अचानक ही जो है वो शिवरिंग शुरू हो जाएगी, यानी कांपना शुरू कर देंगे, हेड, उनके हाथ और कभी कभी ट्रंक भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पैरोक्सिमल कोरियोएथिटोसिस, ये बार बार यानी लिम्स की मूवमेंट, यानी लाइक फिट्स। इसके अलावा नॉन एपिलेप्टिक मायोक्लोनस होगा, ठीक है, टिक्स एंड हैबिट्स स्पेजम, ठीक है, यानी टिक्स एंड हैबिट्स स्पेजम। अच्छा, टिक्स एंड हैबिट्स स्पेजम में भी क्या होगा कि जो लिम्स होंगे ना उस पर स्पेजम होगा, ठीक है ना, तो यानी वो उस पर फिर फिट्स आएंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है किसी भी किस्म का पेशेंट में, तो वो भी इसका रीज़न बन सकता है, लाइक पैनिक डिसऑर्डर है, हाइपर वेंटिलेशन अटैक्स हैं, यानी बहुत तेज़ तेज़ सांस चलता है, सीडो सीजर है, सीजर तो नहीं है लेकिन सीडर टाइप है, रेग अटैक, ये भी जो है वो इसमें शामिल है। अच्छा, रेग अटैक क्या आता है? एकदम गुस्से में जो लोग कांपना शुरू कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, आउटबर्स्ट होना शुरू हो जाना, तो उसको रेग अटैक कहलाता है, और वो भी एपिलेप्सी में आगे चल के कन्वर्ट हो सकता है। लेबॉर्ट्री टेस्ट अगर हम कराएं तो लेबॉर्ट्री टेस्ट में ऑल्सो आइडेंटिफाई एन अंडरलाइंग कॉज, यानी कभी कभी अंडरलाइंग कॉज निकल आती है, यानी सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है। लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन एनालिसिस, सीरम ड्रग लेवल, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, एम्फेटामाइंस में प्रेसिपिटेट सीजर, इनकी वजह से सीजर बढ़ सकता है, आर नेसेसरी टू मेजर। इसके अलावा लंबर पंक्चर टेस्ट में भी रिक्वायर फॉर एविडेंस ऑफ cerebrospinal fluid infection or the brain infection,
फॉर पेशेंट विद फीवर हु हैव सीजर्स, यानी जिसको बुखार के साथ सीजर आ रहा है तो उसका लंबर पंक्चर करके CSF एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसको किसी किस्म का जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो जो है वो उसमें जो है वो CSF में या ब्रेन में इन्फेक्शन है। इसके बाद है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग स्टडीज़, यानी ब्रेन की जो इमेजिंग स्टडीज़ हैं, इमेज लेके चेक किया जाता है ब्रेन का, इंक्लूडिंग MRI एंड CT, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और कंप्यूटर टोमोग्राफी स्क्रीनिंग, और कॉम्प्लीमेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़, यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ जिसमें सोडियम, पोटेशियम लेवल, कैल्शियम लेवल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की जो कि EEG पे आप ले रहे होंगे, कैन आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल ब्रेन डिसऑर्डर्स और एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी ब्रेन में कहाँ पर कोई स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है, कोई चेंज आया है, कोई लेजन है, वो जो है वो इन इमेजिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एन MRI कैन डिटेक्ट सेरेब्रल लीजन्स, ठीक है, जैसे हमने बताया लीजन आज हो गया था, MRI से डिटेक्ट हो जाएगा, रिलेटेड टू एपिलेप्सी एंड शुड बी यूज इन ऑल केसेस, यानी कोशिश करना चाहिए MRI टेक्निक को यूज़ किया जाए, स्पेशली इन पेशेंट विद पार्शियल सीजर टू एक्सक्लूड ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़। इसके अलावा एक और टेक्निक है पैट स्कैनिंग, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, सिंगल फोटोन इमिशन CT, ठीक है, एंड स्टेबल जीनॉन एक्सरे CT ऑफर फंक्शनल व्यूज़ ऑफ द ब्रेन, यानी इससे तो हम MRI CT से तो हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ पता चलेंगी कि ब्रेन में क्या कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन इससे पैट से, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी से, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी से और स्टेबल जीनॉन एनहांस एक्सरे CT से हमें ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल के अलावा फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हैं या नहीं है, एंड डिटेक्ट द हाइपोमेटाबॉलिज्म और रिलेटिव हाइपोपरफ्यूजन, यानी मेटाबॉलिज्म ब्रेन में कहीं कम हुआ है डैमेज की वजह से न्यूरॉन्स के, और ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो ये भी हमें मालूम हो सकता है इस एडिशनल टेक्निक से। लेकिन ये बात जहन में रखें कि यही टेक्निक बहुत एक्सपेंसिव है हमारे जैसे मुल्क में, MRI और CT, ये पैट स्पेक्ट, ये जो जीनॉन एनहांस एक्सरे CT जो है ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं। पैट एंड स्पेक्ट आर नॉट अवेलेबल इन ऑल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया कि ये क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए तमाम इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल नहीं होती। इसके बाद आइए इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम की। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम स्टडीज़ मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है जो इलेक्ट्रिकल वेव्स को है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। दीज स्टडीज़ हेल्प आइडेंटिफाई functional cerebral changes, underlying structural abnormalities and are useful with MRI for patients considered for epilepsy surgery, ठीक है। तो EEG अलोन तो नहीं, लेकिन ये कि MRI के साथ मिला के देखा जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है ब्रेन में, किस जगह प्रॉब्लम है और किस तरह की प्रॉब्लम है और उसकी सीवियरिटी कितनी है और सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। एंड EEG इज़ यूजफुल फॉर क्लासीफाइंग द सीजर एज एन एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है, तो क्योंकि ये सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है इसलिए ये एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल है। बट द EEG बाय इटसेल्फ कैन नॉट रूल आउट सीजर इन और आउट बिकॉज सम पेशेंट विद नॉर्मल इंटरएक्टल EEG हैव सीजर डिसऑर्डर। EEG जो है वो अलोन जो है वो कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकते, क्योंकि ये 100% कन्फर्म रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें सीजर डिसऑर्डर होता है लेकिन उनका इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम नॉर्मल आ रहा होता है, तो इसलिए 100% रिलायबिलिटी इसकी नहीं है। इसलिए EEG के अलावा बाकी टेस्ट लाइक MRI या पैट स्कैन या स्पेक्ट स्कैन को भी देखा जाए। द बेस्ट टाइम टू ऑब्टेन EEG इज़ ड्यूरिंग सीजर एपिसोड, लेकिन हमें क्या पता कि सीजर का अटैक किस वक्त आएगा, उसके लिए पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ेगा और 24/7 उसके EEG मशीन लगी रहे। EEG रिकॉर्डिंग्स डन वाइल द पेशेंट इज स्लीप कैन ऑफन रिकॉर्ड द एबनॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है, तो इसका यही है पेशेंट वो मशीन लगी हुई हो, उसकी लीड्स लगी हुई हो, तो अगर वो सो भी रहा हो तो एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर होगी ब्रेन की तो उस टाइम अगर सीजर अटैक होगा तो वो रिकॉर्ड पर आ जाएगा। Therefore, EEG performed during a sleep-induced state under normal condition or in a sleep-deprived state can be more sensitive to making a diagnosis. Sleep-deprived state में भी यानी sleep से रोका जाए उस पेशेंट को, उस वक्त भी जो है वो
चेक किया जाए कि अटैक आता है या नहीं आता है, तो उससे भी डायग्नोसिस में हेल्प आउट हमको मिल सकता है. नाउ दिस इज़ अबाउट क्लिनिकल एवेल्युएशन. नाउ ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव. अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है. वी हैव 6 ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव. पहला क्या है? टू प्रिवेंट और सप्रेस द सीजर. ठीक है, सीजर जो है उसको प्रिवेंट किया जाए, और या फिर अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो सप्रेस करें. और रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी थ्रू ड्रग थेरेपी. ड्रग थेरेपी के ज़रिए आप जो है या तो प्रिवेंट कर दें उसको कि ना हो, या सप्रेस कर दें उसकी सीवियरिटी को, हल्का सा सीजर अटैक हो जाए, या कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम कर दें. यानी अगर वो हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अटैक होता है तो वो 1 दफ़ा पे ले आइए ड्रग थेरेपी के ज़रिए. दूसरा क्या है? टू कंट्रोल और एलिमिनेट द फैक्टर्स दैट कॉज और प्रेसिपिटेट द सीजर. वो फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई हो गए कि जिसकी वजह से सीजर अटैक आता है, उनको कंट्रोल करना और एलिमिनेट करना. फिर उसके बाद टू प्रिवेंट द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सीजर. ठीक है, पेशेंट को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज से बचाना सीजर के, लाइक एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, एयरवे ऑक्लूजन. ठीक है, यानी जो एयरवे वो क्लियर रहे, इंजरी बाय प्रोटेक्टिंग द टंग एंड प्लेसिंग पिलो अंडर द विक्टिम्स हेड. क्योंकि वरना अगर बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा जो है वो शदीद किस्म का टोनिक क्लोनिक सीजर होता है कि वो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो भी ब्रेक हो जाती है. तो इसलिए जो है पिलो अंडर द विक्टिम्स हेड. और बाज़ दफ़ा टंग जो होती है वो ज़बान जो होती है वो दांतों के दरमियान हो जाती है, तो वो भी कट हो सकती है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना. इसके अलावा टू एनकरेज द नॉर्मल लाइफ स्टाइल एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फीलिंग लाइक और बीइंग ट्रीटेड एज एन इनवैलिड. ठीक है, पेशेंट को नॉर्मल लाइफ स्टाइल की तरफ लाना, एनकरेज करना, और उसको ऐसी फीलिंग ना डेवलप होने देना कि तुम माशरे के बिल्कुल नाकारा फ़र्द हो. उसको जो है वो ऐसी फीलिंग नहीं डेवलप होने देना. इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग, उससे प्रिवेंट करना, क्योंकि ड्रग तो चलेगी और लॉन्ग टर्म चलेगी. और ड्रग इंटरेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट करना कि ड्रग इंटरेक्शन उसको ना होने पाए. ये हमारे ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. और उसके बाद अब हम आते हैं थेरेपी पे कि क्या क्या थेरेपी हम किस किस तरीके से दे सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं थेरेपी के दौरान. फर्स्ट इज़ द principle of drug therapy. The first objective is seizure control. Approximately 50% of patients with epilepsy achieve complete seizure control through drug therapy, and another 25% drug reduces the frequency of seizure, and people with epilepsy generally require continuous drug therapy for at least 2 seizure-free years before the drug discontinuation can be considered. 2 बातें इन्होंने यहाँ पे कही कि वो कुछ 50% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको जब ड्रग थेरेपी की जाए सीजर के, तो वो 50% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको कम्प्लीटली दे आर सीजर फ्री, यानी उनके सीजर कंट्रोल में आ जाएंगे. 25% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको जो है वो सीजर के अटैक होंगे, लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. और बाकी 25% में ये होगा कि वो ज़रा मुश्किल होगा उनको कंट्रोल करना. एक बात ये. दूसरी बात यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यूस ड्रग थेरेपी है, बंद नहीं कर सकते. अगर बंद करने का हम सोच भी रहे हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्रग लेने के बाद कब उसके सीजर बिल्कुल स्टॉप हो गए, और उसके स्टॉप होने के बाद 2 साल ऐसे गुजर गए हों जिसमें उसको उन 2 सालों में एक दफ़ा भी सीजर अटैक नहीं आया. तब जाके हम ये इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अब ड्रग डिसकंटिन्यूएशन का सोचा जाए. ये इसका प्रोटोकॉल है जो कि गाइडलाइन दे रही है. इनिशियल ट्रीटमेंट. बिफोर एंटी कंसल्वेंसिव ड्रग ट्रीटमेंट इज इंस्टीट्यूटेड, ट्रीटेबल अंडरलाइंग कॉज ऑफ सीजर एक्टिविटी शुड बी एक्सक्लूडेड. यानी पहले ये देखा जाए कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है, किसी ड्रग की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से तो नहीं हो रहा, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से तो नहीं हो रहा, लाइक डायबिटीज़ का पेशेंट है. तो फिर अगर ऐसा कोई फैक्टर है तो पहले उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए बिफोर स्टार्टिंग एंटी कन्वल्सिव ड्रग थेरेपी. अच्छा, ए सिंगल प्राइमरी ड्रग दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सीजर टाइप मस्ट बी सिलेक्टेड. ठीक है, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीजर. तो जो उसके लिए सबसे बेस्ट हो वो सिंगल ड्रग थेरेपी स्टार्ट की जाए. इफ़ देयर इज़ मोर देन वन अप्रोप्रिएट प्राइमरी ड्रग, यानी अगर उस पर्टिकुलर सीजर टाइप के लिए एक से ज़्यादा फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट अवेलेबल है,
तो फिर एज, सेक्स एंड कंप्लाइंस ऑफ पेशेंट मस्ट बी कंसिडर, कि उस एज के लिहाज से कौन सी बेस्ट है, उस जेंडर यानी सेक्स मेल है फीमेल है उसके लिए कौन सी बेहतर है, और किस पे पेशेंट का कंप्लाइंस सबसे बेहतर रहेगा। फॉर पेशेंट्स विद न्यूली डायग्नोस एपिलेप्सी एडमिनिस्टर लो डोजेस फॉर फ्यू डेज। ठीक है, तो जब भी कोई न्यू डायग्नोस हो तो पहले तो लो डोज से स्टार्ट करें। पेशेंट में रिस्पॉन्ड टू द डोजेज that is lower than the traditionally prescribed initially by their physician, and this may be have important implication in limiting the adverse effect। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो होंगे उसी लो डोज पर ही रिस्पॉन्स कर जाएंगे और फिर आप उसको ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हाई डोज पर जाएंगे तो फिर उससे एडवर्स इफेक्ट आएंगे, और अगर आपने इस तरह से लो डोज पर उसको मेंटेन कर लिया तो फिर असल में उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को भी आपने लिमिट में कर लिया। द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ड्रग लेवल। सीधी सी बात है, जैसे जैसे ड्रग लेवल प्लाज्मा में बढ़ते जाएंगे, डोज बढ़ाते जाएंगे, चांसेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, इवन व्हेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन आर मेंटेन विद इन द सो कॉल्ड थेरेप्यूटिक और ऑप्टिमल रेंज, ये जो है वो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है कि कुछ पेशेंट में ऐसा होगा कि जैसे आपने डोज बढ़ाई और ड्रग के लेवल चेक किया, ड्रग के लेवल अभी भी नॉर्मल रेंज में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसमें एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो फिर ऐसा इंडिविजुअल केसेस में हो सकता है, उसमें फिर आपको जो होगा वो ड्रग चेंज करनी पड़ेगी। नाउ बिटवीन 1/4 और 1/3 ऑफ द मेंटेनेंस डोज ऑफ सिंगल मेडिकेशन इज़ यूज टू बिगिन द थेरेपी, यानी जो भी उसकी मेंटेनेंस डोज है उसका 1/4, यानी अगर उसकी मेंटेनेंस डोज है फॉर एग्जांपल 1000 मिलीग्राम, तो 1/4 हुआ 250 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1/4 यानी 250 मिलीग्राम यूज़ करेंगे, या 1/3 लाइक 330 मिलीग्राम 1000 का, तो वो उससे आप बिगिन करेंगे थेरेपी। फिर क्या होगा, देन इट इज़ देन इंक्रीज ओवर 3 to 4 वीक्स, फिर उसके बाद 3 से 4 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाना शुरू कर देंगे। द एक्सेप्शंस आर फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटॉल विच कैन बी स्टार्टेड विद द लोडिंग और द मेंटेनेंस डोज। एक्सेप्शन किसके लिए, फेनिटोइन के लिए और फिनोबार्बिटोल के लिए, कि इसमें जो है आपने डायरेक्ट लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज से ही स्टार्ट करना है। द डोज शुड बी टाइट्रेटेड अंटिल सीजर कंट्रोल और टॉलरेबल साइड इफेक्ट्स अपीयर। ठीक है, फिनोबार्बिटोल और फेनिटोइन को छोड़ के ये जो ड्रग आपने स्टार्ट की होंगी 1/4 या 1/3 डोज से, मेंटेनेंस डोज से, फिर आप 3 to 4 वीक्स आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसको उतनी डोज बढ़ाई जाए जहाँ पर सीजर कंट्रोल में आ जाए, या फिर सीजर कंट्रोल में अगर आए या ना आए, दूसरा कि टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएं, जहाँ से साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गया वहाँ पे आके आपको ड्रग को मज़ीद इंक्रीज़ करने से, यानी उसकी डोज बढ़ाने से रोकना है। विद द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ मेडिकेशन शुड बी मेजर्ड। जैसे ही आप ब्लड ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ब्लड कंसंट्रेशन ड्रग की चेक करते रहें। टू इस्टेब्लिश द थेरेप्यूटिक रेंजेस एंड डोजेज रेजिमेन बेस्ड ऑन सिम्टोमेटिक टॉक्सिसिटी और सीजर फ्रीक्वेंसी, और आप थेरेप्यूटिक रेंज में ड्रग रखें, डोजेज रेजिमेन रखें, मॉनिटर कर देना है कि किसी किस्म की टॉक्सिसिटी या सीजर फ्रीक्वेंसी पर, सीजर की फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कम हो रही है नहीं हो रही है, यानी एफिकेसी आ रही है या नहीं आ रही है, और टॉक्सिसिटी को भी देखते रहना है कि टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए। एंड टू असेस द पेशेंट कंप्लाइंस विद थेरेपी, ब्लड लेवल इसलिए भी चेक करें ताकि पता चले कि पेशेंट खा भी रहा है या नहीं खा रहा है, क्योंकि अगर नहीं खा रहा होगा तो ब्लड लेवल उसके नहीं होंगे। एंड टू कंट्रोल द को रिलेशन अमंग द डोज, ब्लड लेवल एंड क्लिनिकल थेरेप्यूटिक लेवल और टॉक्सिसिटी। इस चीज़ को को रिलेट करना कि वो कितनी डोज ले रहा है, उसके ब्लड लेवल क्या है, जितनी डोज ले रहा है उस लिहाज से ब्लड लेवल हैं क्या, उस लिहाज से थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है, और अगर ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा हो गए तो टॉक्सिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, इसलिए भी ब्लड लेवल चेक करते रहें। अच्छा, फेनिटोइन की अगर हम बात करें, फेनिटोइन फॉलो नॉन लीनियर काइनेटिक्स। नॉन लीनियर काइनेटिक्स का मतलब ये हुआ कि एज द ड्रग लेवल इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, like for example more than 1/4 with a small increase in the dose. However, before this two-fold increase in drug level with a small increase in dose, there is a predictable linear increase with the dose increase, and for this reason it is recommended to increase the dose in a small increment we will to predict when the drug follow non-linear kinetics. अच्छा, फेनिटोइन जो है वो नॉन लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसकी बारे में ये बताता चलूँ कि जब तक हम इसको लो डोज में दे रहे हैं तो जब तक इसका लीनियर काइनेटिक्स है,
यानी जितनी डोज दी उस हिसाब से ड्रग लेवल बढ़ते चले गए, डोज कम की उस लिहाज से ड्रग लेवल कम हो गए। लेकिन एक सर्टेन डोज पे आके जब आप मज़ीद बढ़ाएंगे तो फिर वहाँ से ड्रग की काइनेटिक्स लीनियर से नॉन लीनियर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने डोज डबल की तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल होने के बजाय मे बी 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम यानी उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो उस सूरत में आप इसको मॉनिटर करते रहें फेनिटॉइन को कि जहाँ से नॉन लीनियरिटी स्टार्ट होगी यानी जितनी डोज पे, फिर वहाँ पे ये ना हो कि आपने थोड़ी सी ड्रग बढ़ाई और ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में नॉन लीनियरिटी की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अब टॉक्सिसिटी कॉज करना शुरू कर दिया उसने। तो इसलिए फेनिटॉइन के भी ब्लड लेवल्स जो होंगे वो ड्रग लेवल मुसलसल चेक करते रहना चाहिए जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता। So when this happened, that means that the rate of hepatic enzyme clearance is reached and body can no longer clear the drug as it is introduced into the body. और ये नॉन लीनियरिटी क्यों हो रही है? क्योंकि अब मज़ीद डोज बढ़ाने से ड्रग का लेवल जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब ड्रग के जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है लेवर में वो सैचुरेट हो गए, अब वो मज़ीद मेटाबॉलिज्म बढ़ा नहीं सकते, तो ड्रग जो है वो बॉडी में ज़्यादा देर रहेगी जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। इफ़ फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स ए न्यू ऑनसेट ऑफ निस्टैग्मस, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद निस्टैग्मस आ रहा है, ठीक है, निस्टैग्मस यानी आँखों का भेंगापन, एक्सेप्ट विथ फेनिटॉइन को छोड़ के, इन विच निस्टैग्मस डेवलप बिफोर क्लिनिकल इंटॉक्सिकेशन, यानी निस्टैग्मस ड्रग की टॉक्सिसिटी से पहले भी वाक़ई हो सकता है। तो फेनिटॉइन को छोड़ के अदर ड्रग्स में अगर निस्टैग्मस वाक़ई हो रहा है और इसके अलावा एटैक्सिया हो रहा है यानी बॉडी के जो डिफरेंट मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो रहा है, अनस्टेडी वाइड गेट, ठीक है, यानी जो उसका जो बॉडी का जो गेट है वो वाइड गेट हो रहा है यानी उसका वो ये पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा है, देन द नेक्स्ट डोज इंक्रीज शुड बी मिनिमल, तो फिर वो जो भी ड्रग दे रहे थे उसका जो डोज इंक्रीज है उसको बहुत मिनिमल पे पहुंचा दें। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर इंक्रीजिंग द ड्रग डोजेज व्हेन द पेशेंट्स सीजर्स आर फुली कंट्रोल, और ये ऑब्वियस भी है कि जिस डोज पर पेशेंट के सीजर पूरे कंट्रोल में आ गए तो फिर अब ड्रग की डोज बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, even when if the plasma concentration is below or lower limit of the therapeutic range, चाहे उस वक्त उसके कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन थेराप्यूटिक लेवल से कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सीजर कंट्रोल में आ गए तो बस फिर अब कोई रीज़न नहीं है कि उसकी डोज हम मज़ीद बढ़ाएं, लिहाजा यहाँ पर उसी डोज पर उस पेशेंट को रोक देना चाहिए और वही डोज जारी रखनी चाहिए। इफ़ द पेशेंट कंटिन्यू टू हैव सीजर विदाउट एनी एविडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट एट प्लाज्मा कंसंट्रेशन नियर द टॉक्सिक रेंज देन देयर आर टू अप्रोचेस। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि अगर आप ड्रग की डोज बढ़ाते चले जा रहे हैं और अभी भी उसके सीजर कंट्रोल में नहीं आ रहे, ठीक है, सीजर हैं बरकरार हैं, आप डोज बढ़ाते चले जा रहे हैं, अभी भी सीजर अटैक हो रहा है, लेकिन कोई एडवर्स इफेक्ट अभी तक नहीं आया है ड्रग, तो अब क्या करें? तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। सम क्लिनिशियंस इंक्रीजेज द डोजेज अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल रिस्पॉन्स अप टू द हाइएस्ट टॉलरेबल लिमिट, यानी फिर क्या होगा कि वो कुछ क्लिनिशियंस क्या करेंगे कि ठीक है, करेंगे एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे, बढ़ाते रहो डोज, कोई मसला नहीं, जब तक बढ़ाते रहो जब तक के सीजर कंट्रोल में नहीं आ जाए यानी क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं आ जाए, और उसको हाईएस्ट टॉलरेबल लिमिट तक चले जाइए, ठीक है, यानी जिस पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये एक अप्रोच ही होगी। दूसरा एक अप्रोच क्या है? सम क्लिनिशियंस डू नॉट इंक्रीज द डोजेज बिकॉज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ प्रोड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट एंड चेंज द ड्रग, यानी कुछ क्लिनिशियंस क्या कहेंगे कि नहीं, हम इसकी मैक्सिमम डोज तक जा चुके हैं, अब मज़ीद डोज ना बढ़ाएं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें खदशा है कि अगर हम मज़ीद डोज बढ़ाएंगे तो इसमें एडवर्स इफेक्ट आएंगे, क्योंकि हम इसकी मैक्सिमम डोज जो रिकमेंडेड है उस तक जा चुके हैं और अब हम मज़ीद इसकी डोज नहीं बढ़ाना चाहते। फिर इसके बाद है तो वो इस ड्रग को नहीं बढ़ाएंगे, ड्रग जो होगी वो चेंज कर देंगे। कार्बामेज़ेपिन की बात करें, कार्बामेज़ेपिन हैज़ ऑटो इंडक्शन मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी, यानी ये अपना ही मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देती है, विच मीन्स दैट इफ़ द डोज इज इंक्रीजेज 2-fold, ब्लड लेवल इंक्रीजेज लेस देन 2-fold बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, यानी अगर आपने डोज डबल की तो ब्लड लेवल डबल नहीं होगा बल्कि लेस देन डबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अपने मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम बढ़ गए और जिसकी वजह से वो बॉडी से तेज़ी से एलिमिनेट हो रही है, तो वो उतना ब्लड लेवल उसका इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट।
To determine the drug free drug level, which is helpful in patients who are in therapeutic range but have side effects or no response. फ्री ड्रग लेवल अगर चेक करना है कि ड्रग की फ्री कंसंट्रेशन कितनी है उस केस में कि ड्रग जो हो गया है वो थेरेप्यूटिक रेंज में है लेकिन या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. सो द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मे बी ऑल्टर्ड इन दीज पेशेंट्स बाय सम अदर डिजीज़ और स्टेट और मेडिकेशन. ठीक है, हो सकता है कि प्रोटीन बाइंडिंग इस ड्रग की चेंज हो गई होगी किसी और ड्रग के साथ लेने की वजह से या डिजीज लिवर डिजीज़ की वजह से पर्टिकुलरली. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्ट्रेशन देर इज़ मोर फ्री ड्रग अवेलेबल इन द सिस्टम देन द टोटल लेवल शोज, स्पेशली विद द फेनिटोइन, वैल्प्रोइक एसिड एंड कार्बामेज़ेपिन. ख़ास तौर से फेनिटोइन, वैल्प्रोइक एसिड और कार्बामेज़ेपिन के साथ है कि ये इसके फ्री लेवल पर बढ़ जाते हैं. अगर प्रोटीन बाइंडिंग एबनॉर्मल हो तो फिर इससे टॉक्सिसिटी का खदशा यानी साइड इफ़ेक्ट्स का खदशा आना शुरू हो जाता है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है. अच्छा जनाब, अब हम आते हैं पैराडॉक्सिकल इंटॉक्सिकेशन. पैराडॉक्सिकल कहते हैं कि अपोजिट इफेक्ट होना. ठीक है, यानी कोई ड्रग का जैसे फॉर एग्जांपल सर के दर्द के लिए यानी पेन किलर ली और पेन किलर लेने के बाद पेन बढ़ गया. दिस इज कॉज पैराडॉक्सिकल इफेक्ट. तो पैराडॉक्सिकल इंटॉक्सिकेशन इसमें क्या होगा कि सीजर अटैक और ज़्यादा आने शुरू होगा. पैराडॉक्सिकल इंटॉक्सिकेशन अकर व्हेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल ड्रग कॉज एन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर विदाउट क्लासिकल एडवर्स इवेंट. ठीक है, यानी वही आपने एंटी सीजर ड्रग दी लेकिन उससे सीजर के अटैक बढ़ गए. दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल इंटॉक्सिकेशन. दिस इज कॉमन विद हाइडेंटॉइंस एंड कार्बामेज़ेपिन. हाइडेंटॉइन यानी वही फेनिटॉइन और कार्बामेज़ेपिन के साथ ये देखा गया है. द पर्पोज रीजन इज दैट देयर इफेक्ट ऑन द सेरिबेलम इज ब्लॉक्ड एट हाई कंसंट्रेशन. कि पर्पोज यानी इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं मालूम लेकिन पर्पोज रीज़न ये है कि शायद सेरिबेलम में इसका इफेक्ट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है एट हाई कंसंट्रेशन. मैनेजमेंट यूजुअली रिक्वायर्ड नो मोर देन विद होल्डिंग इनफ डोजेज ऑफ ए ड्रग टू अलाउ द कंसंट्रेशन टू ड्रिप डाउन. इसका मैनेजमेंट क्या है, अगर पैराडॉक्सिकल इंटॉक्सिकेशन हो रही हो तो ये ड्रग जो है वक्ती तौर पर स्टॉप कर दें ताकि ड्रग की कंसंट्रेशन नीचे आ जाए. व्हेन सीजर कैन नॉट बी कंट्रोल देयर आर टू ऑप्शंस. अगर सीजर कंट्रोल में ना आए तो आपके पास दो ऑप्शन है. द इनिशियल ड्रग कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद अनदर एजेंट. जो आपने इनिशियल ड्रग दी थी उसको चेंज करके कोई दूसरे ड्रग पे चले जाइए. दिस इज अकम्प्लिश बाय discontinuing the initial drug while simultaneously increasing the dosage of second. तो जो पहली ड्रग होगी उसको ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू करना है, ऑल ऑफ ए सडन नहीं करना. और दूसरी ड्रग जो स्टार्ट करेंगे उसको भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज उसकी डोज करते चले जाएंगे. यानी पुरानी ड्रग जो थी उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाएंगे और नई ड्रग जो होगी चेंज जो की होगी उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएंगे. देन द डोजेज ऑफ द सेकेंड एजेंट इज टाइट्रेटेड अप टू द मेंटेनेंस लेवल एज द इनिशियल एजेंट इज ग्रेजुअली डिसकंटिन्यूड. फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड एजेंट को टाइट्रेटेड अप करते करते मेंटेनेंस लेवल पे ले आइए और जब तक इनिशियल एजेंट जो पुरानी वाली ड्रग की जिससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी. देयर आर 3 मेन एडवांटेजेस ऑफ ग्रेजुअल सब्सटीट्यूशन. 3 मेन एडवांटेजेस हैं इस तरह से ग्रेजुअल सब्सटीट्यूशन के. नंबर 1, इट अलाउज एवेल्यूएशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ड्रग. चेक करने में पता चलेगा कि कौन सी ड्रग का कितना इफेक्ट था. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी. ठीक है, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन. ठीक है, तो ये जो है वो एक ऑप्शन है कि ठीक है, यानी व्हेन सीजर कैन नॉट बी कंट्रोल देयर आर 2 ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन ये था कि इनिशियल ड्रग जो थी उसके दूसरी ड्रग दें और इनिशियल ड्रग को आहिस्ता आहिस्ता कम करके सेकेंड ड्रग जो है वो उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे. दूसरा तरीका क्या है, ए सेकेंड ड्रग कैन बी एडेड. यानी पहली ड्रग भी चलती रहेगी जिससे सीजर कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, दूसरी ड्रग भी ऐड कर दीजिए. कार्बामेज़ेपिन थेरेपी इज रिजर्व फॉर पेशेंट विद सीवियर एपिलेप्सी टू रैपिडली कंट्रोल द सीजर. ठीक है, कारण एक तो ये कि सेकेंड ड्रग ऐड कर दीजिए. कार्बामेज़ेपिन की बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन थेरेपी इज रिजर्व फॉर पेशेंट विद सीवियर एपिलेप्सी टू रैपिडली कंट्रोल द सीजर. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी आमतौर पे किसके लिए रिकमेंडेड है, यानी एक से ज़्यादा ड्रग जिनको रैपिड कंट्रोल ऑफ सीजर चाहिए. रैपिड कंट्रोल कैन बी इम्पॉर्टेंट साइकोसोशल रीजन्स एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर फेवरेबल प्रोग्नोसिस. साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं कि जल्द से जल्द कंट्रोल में लाना है पेशेंट की कंडीशन को ताकि किसी के सामने अटैक ना हो जाए.
और जो प्रोग्नोसिस हो यानी रिकवरी हो वो फेवरेबल में करने के लिए भी 2 ड्रग्स या सेकेंड ड्रग ऐड की जाती है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म ड्रग ट्रीटमेंट। मोस्ट फिजिशियन रिव्यू द पेशेंट कंडीशन व्हेन द पेशेंट हैज़ बीन सीजर फ्री फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि पेशेंट फिजिशियन जो है वो पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करेगा और देखेगा कि क्या 2 साल ऐसे हो गए हैं कि जिसमें उसको सीजर का कोई अटैक नहीं आया। बिकॉज दिस हैज़ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इन चिल्ड्रन बिकॉज अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ बेटर रिमिशन रेट कंपेयर विद एडल्ट्स। क्योंकि बच्चों में ये होता है कि जितना जल्दी आप इस ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दें उतना ही रिमिशन बेहतर है कंपेयर टू एडल्ट, यानी रिकवरी बेहतर है कंपेयर टू एडल्ट। इट इज़ रिकमेंडेड टू ग्रेजुअली डिक्रीजेज द डोज ओवर एटलीस्ट 6 months। और अगर अब आप कम बंद करने का सोच रहे हैं, 2 साल हो गए हैं उसको सीजर फ्री और अब आप ड्रग बंद करने का सोच रहे हैं, डिसकंटिन्यू करने का, तो फिर जब आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो डिक्रीज द डोज ओवर द पीरियड ऑफ 6 months। एज ऑफ ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी, प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड एनी एब्नॉर्मल ईजी शुड बी कंसिडर्ड। जब भी आप ये करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूएशन, देखें कि किस एज पर उसको ऑनसेट हुआ था एपिलेप्सी, कोई और अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है, अगर है तो वो ठीक हो चुकी है, और ईईजी अब वो नॉर्मल है या नहीं, तो इसको भी चेक करें। डिजीजेज एंड कंडीशन दैट ऑल्टर द एपिलेप्टिक ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, यानी ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो ऑल्टर करती है। लिवर डिजीज़, प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाती है, फ्री ड्रग ज़्यादा हो जाती है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन कम हो गया, फ्री ड्रग ज़्यादा हो जाएगी। बर्न में भी एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा, प्रेगनेंसी में भी एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा तो फ्री ड्रग बढ़ जाएगी। हाई प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स लाइक फॉर एग्जांपल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन आर द डिस्कस अंडर द इंडिविजुअल एजेंट्स। अच्छा, ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोटीन से बहुत ज़्यादा बाइंड होती हैं, यानी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, तो एक ड्रग बाइंड होगी दूसरी को डी बाइंड कर देगी, तो जो ड्रग डी बाइंड हो जाएगी फ्री कंसनट्रेशन में ज़्यादा हो जाएगी, वो फिर उसकी टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाएगी। तो अगर वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फ्री कंसनट्रेशन में ज़्यादा हो गई तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी आएगी, जिसको हम ड्रग इंटरेक्शन में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें, सम मेडिकेशंस डिक्रीजेज द लेवल ऑफ फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल एंड प्रिमिडॉन बाय इनहेंसिंग देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो इनके फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल और प्रिमिडॉन के लेवल्स जो है प्लाज्मा लेवल को कम कर देते हैं। कैसे? क्योंकि वे इनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। दीज ड्रग्स ऑल्सो कॉज फॉल्स डिक्रीज इन थायराइड फंक्शन टेस्ट, और इसके अलावा फॉल्स डिक्रीज इन थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट को भी, यानी हाइपोथायराइडिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता है। दिस इज़ फॉल्स डिक्रीज इन थायराइड फंक्शन टेस्ट है। वो कौन सी ड्रग है जो फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल और प्रोमिडॉन के लेवल को डिक्रीज़ कर देती हैं और फॉल्स थायराइड फंक्शन टेस्ट करती हैं? उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एजाथाइप्रिन है, साइक्लोस्पोरिन है, क्यूनिडीन है, थियोफाइलिन है, वॉरफेरिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है और लीवोडोपा है। तो इस तरीके से ये जो है वो ड्रग जो होती हैं वो कॉज करती हैं, ये लेवल्स को इनके कम कर देती हैं। नाउ ओवरव्यू ऑफ ड्रग थेरेपी इन सीजर डिसऑर्डर। ओवरव्यू की अगर हम बात करें, मोनोथेरेपी स्टार्ट द ड्रग थेरेपी एज ए सिंगल एजेंट, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। डोज एडजस्टमेंट, यूज ए लो डोज फॉर फ्यू डेज। पेशेंट विद न्यूली डायग्नोस्ड एपिलेप्सी may respond to the dosage that are lower than those prescribed initially by their physician, and this may have important implication in terms of limiting the adverse effect। इस पर भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लो डोज से स्टार्ट करें, उस पर देखें सीज़र कैसे कंट्रोल में हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा लो डोज में ही सीज़र कंट्रोल में आ जाएंगे, और जब लो डोज में सीज़र कंट्रोल में आ गए तो इसका मतलब है एडवर्स इफेक्ट पे आपने पहले ही कंट्रोल आने से पहले ही डिजीज़ को कंट्रोल में कर लिया। द इंसिडेंसेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ड्रग डोजेज एंड व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज मेंटेन विद इन द सो कॉल्ड थेरेप्यूटिक एंड ऑप्टिमम रेंज। बास पेशेंट ऐसे होंगे जिसमें जब आप ड्रग डोज इंक्रीज़ करेंगे तो भले ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा रेंज कंसंट्रेशन की रेंज के दरमियान में हो, लेकिन फिर भी उनमें एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी अपीयर हो रही होगी, तो फिर वो पेशेंट जो होंगे वो इस ड्रग के कैंडिडेट नहीं होंगे, आपको ड्रग चेंज करनी पड़ेगी। ड्रग मॉनिटरिंग की अगर बात करें, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग ड्रग डोजेज व्हेन पेशेंट इज़ फुली कंट्रोल इवन इफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज़ बिलो द लोअर लिमिट ऑफ थेरेप्यूटिक रेंज। इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि अगर थेरेप्यूटिक रेंज से ड्रग का लेवल कम है प्लाज्मा में
तब भी अगर सीजर कंट्रोल में आ गए तो अब मज़ीद डोज बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. If the patient continue to have seizure free without any evidence of adverse effect at plasma concentration near to toxic range, then there are two approaches. ठीक है, इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि if patient continue to have seizure अभी भी हैं, ड्रग के कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे और ड्रग जो है वो प्लाज्मा कंसनट्रेशन में मैक्सिमम तक आप जा चुके हैं, टॉक्सिक के करीब आ रहे हैं. अब क्या करेंगे? सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. सम क्लिनिशियन इंक्रीज द डोजेज अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल रिस्पॉन्ड अप टू द हाईएस्ट टॉलरेबल लिमिट, और मज़ीद डोज बढ़ाएंगे, मज़ीद हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे टॉलरेबल लिमिट तक. दूसरे क्लिनिशियंस की अप्रोच क्या होगी कि सम क्लिनिशियन डू नॉट इंक्रीज द डोजेज बिकॉज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ प्रोड्यूसिंग द एडवर्स इवेंट, और वो उस सूरत में क्या करेंगे कि ड्रग को चेंज कर देंगे. ठीक है, तो ये उनकी अप्रोच होगी. तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं. इसके बाद है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, बट दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.